नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कल बजट 2021-22 को पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और इसको लेकर स्टडी आईक्यू पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। जो ओवरव्यू है यहाँ पर मैंने एमसीक्यू भी बताया था आपको। 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं इसको हमने जो स्पीच था उसके तौर पर समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब हम कुछ वीडियोस ऐसे लेकर आएंगे दोस्तों जहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से 10 बड़ी बातें थी बजट 2021 के। तो यहां पर 2021 के बजट में वो कौन सी चीजें हैं जो इसको एक अलग दर्जा देती हैं, एक अलग खास बनाती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां पर हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इस बजट के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको बहुत सारे एनालिसिस वाले वीडियोस मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वो पहली कौन सी बड़ी बातें थी। हम टोटल 10 पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, बार बार आपने देखा होगा, चर्चा हो रही है कि ये एक्सपेंडिचर बजट था। सरकार यहां पर ज्यादा खर्च करना चाह रही है और यहां पर आप देख सकते हो जो फिजिकल स्टिमुलस, जो फिजिकल इंपल्स देना है हमारे इकोनॉमी को, वो देने की कोशिश की जा रही है 2021 और 22 के बजट में। और यहां पर जो सबसे खास बात है, इनफैक्ट आपको याद होगा बजट के जस्ट पहले मैं यहां पर आपसे चर्चा भी किया था 5 वो चीजों के बारे में जो चैलेंजिंग होने वाली हैं निर्मला सीतारमण जी के लिए। और उसमें से एक बड़ी बात थी दोस्तों कि क्या सरकार खर्च करने के लिए रेडी है, क्या फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाने के लिए रेडी है सरकार, और अगर वो बढ़ाया जाता है तो किस चीज में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो लेकिन किस चीज के अंदर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज मैं कहता हूं सरकार सैलरीज देने में, पेंशन देने में या फिर सब्सिडी देने में ज्यादा खर्च करेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में अचानक से क्या होगा कि उसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी बड़ी मात्रा में खर्चा करेंगे। इनफैक्ट आप ये आंकड़ा देख सकते हो कि 2020-21 में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, क्योंकि एक्चुअल जो एस्टिमेट लगाया था सरकार ने वहां पर कहा था 4.11 लाख करोड़ के आसपास खर्चा करेंगे, लेकिन सरकार ने और ज्यादा किया था। अभी जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21 का 4.39 लाख करोड़, और इसके मुकाबले आप देखिए 34% ज्यादा 2021-22 में सरकार खर्च करेगी। दैट इज 5.54 लाख करोड़। इनफैक्ट आप पिछले 5-6 साल का आंकड़ा देख सकते हो यहां पर कि 2014-15 में 1.97 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था। अब जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता हूं, इसका मतलब है कि एसेट के ऊपर खर्चा करना, एसेट का निर्माण करना, रोड के ऊपर खर्चा करना, बिल्डिंग्स के ऊपर खर्चा करना, ताकि रिटर्न आएगा सरकार को। क्योंकि आपको समझना है जितना ज्यादा सरकार खर्च कर रही है वो बोरो भी कर रही है। आपको याद होगा 12 लाख करोड़ रुपए सरकार बोरो करी है। तो बोरो करी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। कल के डेट में हमने बोरो कर लिया लेकिन आगे पता चला हमारे पास पैसा ही नहीं है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, तो डिफॉल्ट ना कर जाए सरकार। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है इकोनॉमी के अंदर। सिर्फ खर्चा करना लेकिन क्वालिटी चीजों पर खर्चा करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 2014-15 में कितना था, करीब 2 लाख करोड़ के आसपास, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ और आप देख सकते हो सडन यहां पर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ और इस बार 5.54 लाख करोड़। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस बजट की। और मैंने जैसा कि बताया कि जो इन्फ्लेशन है उसको भी हमें काबू में रखना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन ऊपर चला गया था। तो यहां पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करते हैं तो इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। अगर सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, कहने का मतलब है कि सैलरीज पर, सब्सिडीज पर खर्चा करेगी तो इन्फ्लेशन हमारा तेजी से ऊपर जा सकता है। तो यह सबसे पहली और बड़ी बात है। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टेक अवे हम ले सकते हैं वो है आपका सिग्नलिंग। यहां पर रिफॉर्म को सिग्नल करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को यहां पर डिसइन्वेस्ट किया जाएगा और एक जो स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ध्यान रखिएगा मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं। आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक है LIC, इसका ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, IPO आने वाला है। इसके अलावा सरकार एक और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस समय 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिलेंगी। जनरल इंश्योरेंस वो होता है जो कार हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस,
नेशनल इंश्योरेंस, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। अब किसका किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट ये नहीं पता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये भी चर्चा चल रही थी कि ये जो 3 इंश्योरेंस हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इनको मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन चीजें अभी तक इसके ऊपर आगे बढ़ नहीं पाई हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात है कि सरकार रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा इस बजट में दिखाने की बात कही जा रही है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई। लेट मी टेल यू कि यहां पर बहुत समय से, काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि क्या सरकार कभी इंश्योरेंस में 50% से ऊपर एफडीआई अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो यहां पर अब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अब भारत के अंदर ओन कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। तो यहां पर इसका जो आंकड़ा है 49% से 74% बढ़ाया गया है। तो एक तरह से ये रिफॉर्म को दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये वाला जो बजट है। नेक्स्ट यहां पर जो तीसरी बड़ी बात है वो है आपका अवॉइडिंग द पॉपुलिज्म एंड फोकस ऑन ग्रोथ। तो यहां पर ग्रोथ के ऊपर किस तरह फोकस किया जाए। और जो पॉपुलिज्म है, देखिए बजट अक्सर आता है तो लोग हमेशा यही ढूंढते रहते हैं, मेरे लिए क्या है, उसके लिए क्या क्या मिला है। ये पहले बहुत ज्यादा होता था, आप 10-15 साल पहले, इनफैक्ट अभी रिसेंट भी अगर आप देखोगे तो हमेशा यही चीज देखने की कोशिश की जाती थी कि टैक्स में थोड़ा सा कहां हमें छूट मिल गया, सरकार ने मुझे इतना कितना दे दिया। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, आपने देखा होगा इस बजट के अंदर, उसको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश की गई है। यहां पर किसी प्रकार का किसी को टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान हुए हैं, यहां पर हो सकता है सरकार टैक्स में और छूट दे दे, क्योंकि आपको समझना है पिछले साल ही यहां पर एक बड़ी छूट दी गई थी टैक्स के अंदर। आप देख सकते हो 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं पे करना है। आपको याद होगा उसके पहले क्या होता था, 2 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास। अब अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और ये आपका नया टैक्स स्लैब यहां पर बन गया है। तो ये वैसे ही रहेगा, यहां पर कोई वो नहीं है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, इसके अलावा आपने टैक्स स्लैब, कोई यहां पर छूट देने की कोशिश नहीं की गई है, और बेसिकली ग्रोथ और रिफॉर्म पर ही फोकस किया गया है। ये आपका है। नेक्स्ट यहां पर फोर्थ एक बड़ी बात है दोस्तों, हेल्थ के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह का पूरा कोविड ईयर गया है, जाहिर सी बात थी कि हेल्थ के ऊपर सरकार खर्च करेगी, लेकिन एक बड़ा जंप आया है। आप आंकड़ा देख सकते हो यहां पर कि 2020-21 में 94,000 करोड़ के आसपास सरकार ने खर्च किया, मतलब बताया जा रहा है इतना करीब आएगा। आपको पता है इस साल कितना किया गया है, 2021-22 में कितना एलोकेट किया है सरकार ने हेल्थ के ऊपर? सिर्फ 2,23,000 करोड़, 137% का जंप है। तो एक बड़ी बात है यहां पर कि सरकार हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बहुत समय से चर्चा चल रही है कि हेल्थ के ऊपर खर्चा करना जरूरी है। इनफैक्ट आपको याद होगा मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे बनाया था उसमें आपके साथ चर्चा भी किया था इसके बारे में, कि यहां पर अगर सरकार, आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है 2.5% ऑफ जीडीपी सरकार ले आती है, तो यहां पर जो लोगों का खर्चा है, लोगों के पॉकेट से जो खर्चा जाता है हेल्थ के ऊपर, उसको हम 65% से रिड्यूस करके 35% तक ला सकते हैं, यहां से इधर ला सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार, अब आप देखिए 2014-15 में कितना था, 1.2% ऑफ जीडीपी हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर, सरकार की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो 2015-16 में 1.3, 1.4, फिर 1.5, अचानक से आप देखिए 30.3% का यहां पर आपको जंप देखने को मिलेगा। और इसका मेन कारण है कि 137% इंक्रीज किया गया है हेल्थ के एक्सपेंडिचर के ऊपर। और इसमें भी आप देखिए तो सरकार ने कहा है कि 35,000 करोड़ रुपए हम कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर खर्च करने वाले हैं। इस पर इनफैक्ट इसके अलावा भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेटर क्वालिटी के हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब के ऊपर भी सरकार ने 35% इंक्रीज किया है। 5,500 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्थ के अंदर खर्च किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों एक आइडिया आया है, दैट इज बैड बैंक का। इसको सरकार ने नाम दिया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, वहां पर सरकार ने क्या बोला था, आरबीआई ने ये बोला था कि जो लोन है, एनपीए है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। सितंबर 2020 में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एनपीए था वो करीब आप देख सकते हो 7.5% के आसपास था, लेकिन सितंबर 2021 आते आते यहां पर आप देखिए ये डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 13%, 14% एनपीए पहुंच जाएगा। तो इतनी बड़ी संकट आ सकती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए यहां पर सरकार एक कंपनी बनाएगी, एक बैड बैंक बनाएगी। देखिए नाम इसका बैड बैंक नहीं दिया गया, लेकिन ये बैड बैंक की तरह है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलिए या फिर बैड बैंक बोलिए, लेकिन बोलने में क्या है, थोड़ा खराब लगता है। ये बैड बैंक क्या है, मतलब खराब बैंक है। खराब बैंक नहीं है, अच्छा बैंक है। ये बैंक बेसिकली क्या करेगा, अलग अलग जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक्स हैं हमारे, उनके पास जो एनपीए है, तो सपोज मैं कहता हूं यहां पर पीएनबी है, पीएनबी के पास
100 करोड़ का एनपीए है, तो ये अब 100 करोड़ का एनपीए है, मतलब पीएनबी को पैसा मिलना चाहिए था वो 100 करोड़ रुपए, वो नहीं आ रहे हैं, तो पीएनबी क्या कर सकती है, इस 100 करोड़ के ये बैड बैंक को बेच देगी। बैड बैंक क्या करेगा, 100 करोड़ की बजाय इसको दे देगा 60 करोड़ रुपए, हो सकता है 70 करोड़ रुपए, तो एटलीस्ट पीएनबी के पास 60-70 करोड़ तो आएंगे, अदरवाइज तो 100 करोड़ भी नहीं आ रहे थे। अब ये 60-70 करोड़ की को जो है निकालने की कोशिश करेगा बैड बैंक, मतलब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, एक बैड बैंक के ऊपर आ जाएगी, जिसको बोला जा रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एक तरह की कंपनी होगी जो एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे था इस पर्टिकुलर बजट के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात यहां पर बताई जा रही है, वो है आपका डेवलपमेंट बैंक। देखिए, इसको बोला गया है डीएफआई, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट बोल लीजिए, तो डीएफआई बोलिए या फिर डेवलपमेंट बैंक बोलिए, एक ही बात है। देखिए, अभी तो क्या है, डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है जो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब पहले डेवलपमेंट बैंक हुआ करते थे। जी हाँ, ये पहले डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो लॉन्ग पीरियड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट बनाना है, 5 साल बाद तैयार होगा एयरपोर्ट, 10 साल बाद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इतने बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो यहां पर फंडिंग अगर नहीं मिलेगा उनको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, और इसीलिए आप बार बार सुन रहे होंगे कि इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा बल दिया गया है। और इसका यह भी एक मेन कारण है कि सरकार ने कहा है कि हम एक डेवलपमेंट बैंक या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे। इसके तहत यहां पर क्या होगा कि प्रोफेशनली इसको मैनेज किया जाएगा, लॉ के माध्यम से लाया जाएगा, और सरकार इसमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करेगा, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंडिंग प्रोवाइड करेगा। और आप देख सकते हो अगले 3 वर्ष के अंदर, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपए इस इंस्टीट्यूट को देना होगा, मतलब कि इसका पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ का हो जाएगा। 5 लाख करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इसका जो कैपिटल होगा इस पूरे इंस्टीट्यूट का, वो होगा 20,000 करोड़ रुपए, जो कि सरकार देगी यहां पर। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बड़ा बल दिया जा रहा है डीएफआई के माध्यम से। नेक्स्ट है दोस्तों वहां पर एसेट मोनेटाइजेशन। देखिए, अभी तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम तो नहीं हो पाया है, लेकिन इस बजट के अंदर यहां पर एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है। देखिए, मोनेटाइजेशन क्या होता है, इसका सिंपल अर्थ यह है कि कोई आपके पास एसेट पड़ा है। एसेट क्या हो सकता है, सपोज मैं कहता हूं आपके पास गोल्ड पड़ा है। अब गोल्ड तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप उसका क्या कोई फायदा उठा पा रहे हो। सपोज आप चाहते हो कि आप अपना पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाइए या फिर किसी कंपनी के अंदर निवेश कर दीजिए, कहीं पर भी आप लगा दीजिए जहां पर प्रोडक्टिव हो। गोल्ड पैसा आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, सपोज मैं कहता हूं 1 लाख रुपए का, तो आप क्या करोगे, गोल्ड को मोनेटाइज करवा सकते हो, मतलब कि उसके बदले आप कैश ले सकते हो कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो 1 लाख के बजाय आप सपोज आपको 80,000 रुपए मिल गया, अब इस 80,000 का आप कुछ प्रोडक्टिव चीज कर सकते हो। यही चीज है यहां पर यह बताया जा रहा है कि सरकार के पास ये जो अलग अलग एसेट्स पड़े हैं, चाहे रेलवे के अंदर हो, एयरपोर्ट के अंदर हो, आपने देखा होगा खाली जमीनें पड़ी रहती हैं, यहां पर जो पाइपलाइंस वगैरह हैं अलग अलग, एनएचएआई, पीजीसीआईएल का पाइपलाइन हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हैं। ये हर जगह ये जो एसेट पड़े हैं फालतू के, इसको यहां पर मोनेटाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सरकार के पास पैसा आए, लिक्विडिटी आए और उससे प्रोडक्टिव चीजें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो ये देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक अवे था। नेक्स्ट टेक अवे यहां पर दोस्तों ये था, ये जाहिर सी बात है, आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं कई सारे स्टेट्स के अंदर, तो उसके ऊपर जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर बल दिया गया है। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर आप देख सकते हो, केरला हो गया 65,000 करोड़, तमिलनाडु में तो आप देखिए 1 लाख करोड़ का जो 3500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट जो है एलोकेट किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल को यहां पर 25,000 करोड़, आसाम को यहां पर 34,000 करोड़। तो जहां जहां पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन है, ऑल्दो सरकार ऐसे डायरेक्टली बोलेगी नहीं, लेकिन ये जाहिर सी बात है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन है, तो यहां पर एलोकेशन ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। 9th वाला दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो है आपका स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक खास बात कल ये रहा, आपने देखा होगा कोई भी सरकार डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। शायद ही पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट के अंदर यहां पर प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि आप कह सकते हो खुलकर, अभी तक ऐसा होता था कि ठीक है हम करना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये चीजें स्टार्ट हुई थी तो उसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर बोला जाता था। लेकिन आगे चलकर कोई भी सरकार उसको डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलना चाहती, क्योंकि डरती है कि प्राइवेटाइजेशन बोलने से बैकलैश आएगा, जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो प्राइवेटाइजेशन जैसे डायरेक्ट चीजों का यूज किया गया है, और इसीलिए शेयर मार्केट वगैरह इतनी तेजी से बढ़ने का एक और कारण है कि यहां पर उनको दिख रहा है कि सरकार का जो इंटेंट है प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये क्लियर कट है, यहां पर अब रुकने वाली नहीं है चीजें। और आपको याद होगा नीति आयोग को बोला गया था कि जो नॉन कोर पीएसयूज हैं वो आप यहां पर इसको शॉर्टलिस्ट करिए। अब सरकार ने कहा है जितने भी नॉन कोर पीएसयूज हैं उसको हम सेल करेंगे, तो जितने भी पीएसयूज आप देखोगे दोस्तों वो अब बिकने वाले हैं यहां पर। और
एक और चीज रहा है कि 2020-21 में जितना सरकार ने सोचा था उसमें कहीं पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है, क्योंकि यहां पर सरकार का टारगेट था 2.1 लाख करोड़ रुपीस यहां पर डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कितना हुआ है? सिर्फ 15-16 हजार करोड़ के आसपास ही सरकार ने बेचा है। तो यहां पर 2020-21 में नहीं था सही से। सरकार ने यह आंकड़ा अब 2021-22 में थोड़ा शिफ्ट किया है और यहां पर कहा है कि 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या करती है कि नहीं, लेकिन कल जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बजट के बाद और जो आपके अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स थे उनका जिस तरह से टोन था, तो कहीं ना कहीं उसमें दिख रहा था कि शायद इस बार जो है चीजें 1.75 लाख करोड़ का टारगेट हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो जाए अगर आईपीओ बेहतर तरीके से आता है, जैसे कि एलआईसी का हो गया और भी कई सारे कंपनीज हैं जिसके आईपीओ आपको आगे आने वाले समय में दिख सकते हैं। लेकिन अगेन यहां पर पॉलिटिकल विल और जो नीड है और ब्यूरोक्रेटिक पुश है, क्योंकि इतना आसान नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोग भी कई सारे लोग होंगे जो कि नहीं चाहते हैं ऐसा, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि ऐसी आदत रही है हमारी कि डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन होना एकदम बेकार है, नहीं होना चाहिए, बिकने नहीं चाहिए। लेकिन देखिए रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें 1991 के बाद से आप देख सकते हो 1991 के पहले कैसी सिचुएशन थी, 1991 के बाद क्या थी, मैं आपके ऊपर जजमेंट छोड़ता हूं, आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लास्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है बजट का, यहां पर है ग्रोथ वर्सेस प्रूडेंस। मतलब कि यहां पर लग रहा था कि जिस तरह का फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, क्या सरकार फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने में लगाएगी या फिर ग्रोथ के ऊपर यहां पर फोकस किया जाएगा। आपको पता है कि 2020-21 में जो हमारा जीडीपी है वो आपका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कितना 7%, 8%, हो सकता है 9% हो जाए। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जरूरी था कि ग्रोथ के ऊपर पूरा बल दिया जाए, और इसीलिए आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा हाई हो गया है 2020-21 में 9.5%। ज्यादातर लोगों ने, इनफैक्ट मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे, आपको बताया था 7%, 7.5% रहेगा, लेकिन आप देखो 9.5% का फिस्कल डेफिसिट हुआ है। इसका मतलब सरकार बड़े पैमाने पर बोरोइंग करने वाली है, 12 लाख करोड़ का बोरोइंग होने वाला है, उसको खर्च किया जाएगा। तो यहां पर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस है। 2021-22 में आप देख सकते हो 6.8% का होगा। देखिए यहां पर जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो कहता है कि 3% होना चाहिए। 3% तो अब आप भूल जाइए कब आएगा 3%, क्योंकि अभी आप देखोगे 2025-26 का जो आंकड़ा है फिस्कल डेफिसिट का, वो आप देखिए सरकार के लिए 4.5% ऑफ जीडीपी। मतलब अभी अगले 5 साल के बाद तो हम 4.5 तक पहुंचेंगे, और वो भी पहुंचेंगे कि नहीं वो एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन यहां पर हमारा जो आंकड़ा है वो 3%, 3.5% जो हुआ करता था वो सब बिखर चुका है, वो जा चुका है। और आप देख सकते हो कि अचानक से आपको यहां पर फिस्कल डेफिसिट में जंप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसके अलावा एक और मैं चीज बताऊं कि यहां पर बजट, ज्यादातर लोग आप देखोगे तो कहा जा रहा है कि सरकार ने क्लियर कट चीजें रख दी हैं, मतलब किसी चीज को छुपाया नहीं है। अब उसमें से एक चीज मैं आपको बताता हूं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का एक और कारण यह है, पहले क्या होता था, कोई भी सरकार क्या करती थी, फिस्कल डेफिसिट को छुपाने की कोशिश करती थी, कहती थी कि देखिए 3.5% ही है। लेकिन मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था उसके अंदर कि एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट 3.5% नहीं होता है हमारे देश में, 5% होता है, 5.5% होता है। क्यों? क्योंकि सरकार ऑफ बजटिंग करती है, जो चीज को दिखाना चाहिए बजट में नहीं दिखाती है। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि बड़े पैमाने पर वीट हो गया, राइस हो गया, इसकी परचेजिंग करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि सब्सिडाइज रेट पर यहां पर लोगों को दिया जाए। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 66% पॉपुलेशन को जो दिया जाता है, तो सरकार का बड़ा खर्चा होता है उसमें, 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा होता है। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या था, सरकार कभी भी बजट में नहीं दिखाती थी, क्योंकि अगर वो दिखा देगी तो फिस्कल डेफिसिट ऊपर चला जाएगा। लेकिन सरकार हमेशा से जो है उसको छुपाने की कोशिश करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की चीजों को भी बजट में क्लियर कट रख दिया गया है। मतलब कोई ऐसी शायद चीज नहीं है जो कि छुपाया गया हो, यहां पर सब कुछ सामने रख दिया गया है। अब लोगों को डिसाइड करना है क्या सही है, क्या गलत है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि सरकार जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है 7.6 ट्रिलियन रुपीस का, उसमें से 41% हिस्सा अकेले फूड सब्सिडी पर गया है। तो यह दिखाता है कि यहां पर सब कुछ जो है रख दिया गया है। इसके अलावा यहां पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है सरकार को, क्योंकि आपने देखा होगा एक्साइज ड्यूटी वगैरह पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाया गया है। तो आप देख सकते हो टोटल जो टैक्स आपका रेवेन्यू आता है सरकार का, उसमें से 33% सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम के थ्रू आ रहा है। आप जस्ट इमेजिन करो, जितना टैक्स आता है उसका सिर्फ 33% अकेले वो आपका पेट्रोलियम के थ्रू आ रहा है। तो इसकी वजह से सरकार का थोड़ा सा रिलीफ मिला है, अदरवाइज ये 9.5% ना होकर 12% भी चला जाता, यू नेवर नो। तो ये है दोस्तों मेन 10 बिग टेक अवेज फ्रॉम द बजट 2021-22। तो
देखिए, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको फर्दर बताऊंगा प्रॉब्लम्स क्या हैं। 5 बड़े प्रॉब्लम्स की भी हम बात करेंगे। अगला वीडियो का मेरा वेट करिएगा। जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से जो 4 मिनिस्ट्री मैंने लिखी है, सबसे ज्यादा एलोकेशन कौन से मिनिस्ट्री को किया गया, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।